अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आइए आज का नावल शुरू करते हैं। पक्को इस चोरनी को एक आदमी एक लड़की के पीछे भागते हुए बोला। वो लड़की पुराने कपड़ों में मलबूस थी, बाल ऐसे थे जैसे कई हफ्तों से धोना तो दूर कंघी भी ना की हो। वो तेज़ी से भागते हाथ में एक पर्स छुपाए हुए थी। अपनी रफ्तार की वजह से वो इन लोगों की पहुंच से दूर आ चुकी थी। एक बंद गली में जाते पर्स खोलते इसमें से पैसे गिनने लगी। अंदर चंद हज़ार थे। चल अगले कुछ दिनों का खाने का इंतज़ाम हो गया, वो बटवा फेंकते हुए बोली और दूसरी तरफ बढ़ गई। इसका रुख अब अपने ठिकाने की तरफ था। वो 19 साला हुरैन थी, एक माहिर चोर। बचपन से चोरी करते ही बड़ी हुई थी। पहले कुछ साल यतीम खाने में पली बड़ी और जब बड़ी हुई तो उसे वहाँ से भागना पड़ा। रहने को कोई ठिकाना था ना खाने को कुछ। 13 साल की उम्र से ही वो छोटी मोटी चोरियाँ करने लगी थी। किसी को कोई चीज़ चुराने से पहले वो इस शख्स का पीछा करती और जब उसे यकीन होता कि वो किसी खाते पीते घराने का है तो फिर उसे अपना शिकार बना लेती। हुरैन कितना कमाया आज। वो जो नेपरी में दाखिल हुई वो झोंपड़ी में दाखिल हुई तो इसकी साथी कोमल ने पूछा। वो दोनों एक साथ यतीम खाने से भागी थी। अपन अपने अगले हफ्ते का इंतज़ाम कर चुकी है, वो ज़मीन पर बैठते बोली। तो इस झोंपड़ी में बस 2-3 चादरें थीं, वो भी कहीं से चुराई हुई। कोमल ने सर हिलाया। वो चोरियाँ नहीं करती थी बल्कि भीख मांगती थी। हालिया इसका भी हुरैन जैसा ही था। अब वो एक हफ्ते तक आराम करने वाली थी। रात का अंधेरा फैल चुका था, हर सू सन्नाटा छा चुका था। रात की मुक़द्दस खामोशी को किसी की कदमों की चाप ने तोड़ा। हुरैन की आंख खुल गई। वो बैठते आंखें मलने लगी। आवाज़ झोंपड़ी के करीब आते रुक गई। सामने कपड़ा लटकाया हुआ था। हुरैन कोप से बाहर खड़े साये को देखने लगी। इतने में कोमल भी जाग गई। चूँकि दोनों कम उम्री में ही सड़कों पर आ गई थी इसलिए इनके असाब काफ़ी चौकन्ना थे। कोमल ने इशारे से पूछा कि बाहर कौन है। हुरैन ने लालमी से कंधे उचकाए। इतने में किसी ने पर्दा ऊपर किया। इन दोनों को जागते देख वो मुस्कुराया। वो करीबन 40-50 साल का आदमी था। तुम दोनों में से कौन मेरे साथ आएगी? अच्छे पैसे दूंगा, वो खवासत से मुस्कुराते बोला। हुरैन और कोमल ने उसे चुभा जाने वाली नज़रों से देखा। कोई भी नहीं, इसलिए दफ़ा हो यहाँ से। हुरैन बोली। अपनी मर्ज़ी से नहीं आओगी तो ज़बरदस्ती ले जाऊँगा, वो अब इन्हें घूरते बोला। तेरे बाप का माल है जो तू ज़बरदस्ती ले जाएगा, हुरैन खड़े होते बोली। कोमल मुतमईन अंदाज में बैठी हुई थी। तो यही समझ ले, वो आदमी बोला। तेरी तो, हुरैन ने बोलते उसे मारना शुरू कर दिया। इन तमाम सालों में इसने चोरी के अलावा अगर कुछ सीखा था तो वो था मारना, ख़ुद का बचाव करना। काफ़ी देर मारने के बाद वो बोली, अब अगर इस झोंपड़ी का रुख किया तो तेरी जान ले लूँगी कमीने। वो बोलते अंदर चली आई। चल सो जा हुरैन, कोमल लेटते बोली कि इनके लिए मामूल की बात थी। सड़कों पर रहना आसान नहीं था। हुरैन भी कुछ देर बाद लेट गई। उसे शदीद नफ़रत थी इन जैसे लोगों से। दूसरा, वो अपने माँ बाप से नफ़रत करती थी जिन्होंने उसे पैदा करके फेंक दिया था। वो अब भी ज़मीन पर चित लेटे अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। सुबह उसे चोरी करने जाना पड़ता था ताकि कुछ खा सके। रात को उस जैसे दरिंदों से बचना पड़ता था। न जाने आखिरी बार वो सुकून की नींद कब सोई थी। वो सोचने के अलावा कर भी क्या सकती थी। अगले कुछ दिन सुकून से गुजरे। जो पैसे इसे चुराए थे इनसे वो 2 रोटियां खरीदती और खाती। आज भी इसके पास पैसे ख़त्म हो गए थे। वो सोच रही थी कि आज क्या खाए। अगर उसे कोई शिकार ना मिलता तो उसे भूखा रहना पड़ता। कुछ सोचते वो उठ गई और झोंपड़ी से बाहर चली गई। काशान हैदर इस वक्त एक कैफ़े में बैठा था। इसके सामने एक प्राइवेट डिटेक्टिव बैठा था। काशान साहब, ये रही आपकी फ़ाइल, इसमें सारा डेटा है। आपकी फुप्पो के शौहर और बेटी की मुकम्मल तफसील। बहुत शुक्रिया आपका, वो फाइल्स लेते बोला और फिर एक चेक काटते इसकी तरफ बढ़ाया। आपकी फ़ीस। बहुत शुक्रिया काशान साहब। काशान सर हिलाते उठ गया, फिर हाथ मिलाते कैफ़े से बाहर आ गया। फ़ाइल इसने लैपटॉप बैग में रख ली थी। इसी वक्त उसे एक कॉल आने लगी थी। अस्सलामुअलैकुम फुप्पो, वो मुस्कुराते हुए बोला। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या कहा इस डिटेक्टर ने? वो बेताबी से बोली। फुप्पो, फ़ाइल मिल गई है। इंशाअल्लाह मैं आपको आपकी बेटी आज ही ला कर दूँगा। इंशाअल्लाह बेटा, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। ओके फुप्पो, अल्लाह हाफ़िज़। शीशे की खिड़की से देखती हुरैन की आंखें चमकी। उसे शिकार मिल गया था। काशान एक हाथ में बैग पकड़े और दूसरे से गाड़ी अनलॉक करने लगा। जब इसी वक्त किसी ने इसके हाथ से बैग खींच लिया। वो चौंकते अपने सामने भागती लड़की को देखने लगा। ए लड़की रुको, वो बोलते इसके पीछे भागा। इस बैग में वो फ़ाइल थी जो उसके लिए अहम थी। वो 26 साला काशान हैदर था। हैदर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का अकलौता वारिस। इसके माँ बाप दोनों बहुत मसरूफ़ होते थे इसलिए वो अपनी फुप्पो के ज़्यादा करीब था। तकरीबन 20 साल पहले इनकी तलाक हो गई थी। इनका
नशेई शौहर इनकी 1 साला बेटी को ज़बरदस्ती ले गया था। इस दिन के बाद से इन्हें कभी अपनी बेटी की खबर ना हुई। कुछ अर्सा पहले इन्हें गुर्दों की तकलीफ़ शुरू हो गई थी और इनकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि वो अपनी बेटी से मिल लें। इसीलिए काशान ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया। आज उसे मुकम्मल मालूमात मिल चुकी थी, लेकिन किस्मत का करना ऐसा हुआ कि जिस बैग में वो फ़ाइल थी वो चोरी हो गया था। हुरैन इतनी तेज़ स्पीड की वजह से तंग गलियों में गुम हो गई। एक जगह रुकते इसने बैग खोला। इसके पास ही किसी ने कूड़े को आग लगा रखी थी। बैग के अंदर एक एप्पल का लैपटॉप था और साथ एक फ़ाइल थी। फ़ाइल एक नज़र देखते, कंधे उचकाते आग में फेंक दी। फिर चमकती आँखों से लैपटॉप देखने लगी। ये लैपटॉप 10,000 से ज़्यादा का तो बिक ही जाना था। अपन के अगले हफ्ते का भी जुगाड़ हो गया। वह मुस्कुराते हुए बोली। इसी वक्त गली की चौखट पर आहट हुई। सामने ही हाँफता हुआ काशान खड़ा था। ए लड़की, मेरा बैग वापस करो, वो फूली सासू से बोला। हुरैन उसे देखते हैरान हुई। दिखने में तो काफ़ी अमीर हो, लेकिन एक लैपटॉप के लिए अपन के पीछे यहाँ तक आ गए। वो लैपटॉप इसकी तरफ बढ़ाती बोली। काशान ने इसका हाथ पकड़ लिया। मेरा बैग कहाँ है? वो लैपटॉप इग्नोर करते बोला। हाथ छोड़ मेरा। वो हाथ छुड़वाने की कोशिश करते बोली। मैंने कहा बैग कहाँ है? वो कदरे गुस्से से बोला। यही निकला तेरा बैग से, कोई हीरे नहीं थे इसमें। वो भी गुस्से से लैपटॉप सामने करते बोली। एक फ़ाइल थी इसमें, वो कहाँ है? वो बेचैनी से बोला। वो रद्दी, वो तो अपन ने आग में फेंक दी। वो आग की तरफ इशारा करते बोली। क्या मतलब कि आग में फेंक दी? वो चिल्लाया था। और ज़्यादा चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है अपन पर। इस बैग से यही लैपटॉप निकला था, पकड़ उसे और निकल यहाँ से। वो भी गुस्से से बोली। तुम्हारी तो चलो पुलिस स्टेशन। वो इसके खींचते आगे बढ़ता बोला। ले चल, अपन अगले ही दिन बाहर आ जाएगी, क्योंकि अपन तेरा लैपटॉप वापस कर चुकी है। लैपटॉप से ज़्यादा अहम थी वो फ़ाइल। यू इडियट! वो उसे छोड़ते दोबारा चिल्लाया। इस आग में फेंकी थी फ़ाइल। वो आग की तरफ इशारा करते बोली, जो अब कदरे कम हो चुकी थी। हाँ ठीक है, तो फिर तुम भी इसी आग में जल कर मरो। वो उसे गर्दन के पीछे से दबोचते बोला और आगे बढ़ने लगा। हुरैन की आंखें खौफ से फैली। ऐसा भी क्या था इस रद्दी में, पागल आदमी, जो तू अपन को आग में फेंक रहा है? काशान इसकी आवाज़ सुनते रुका। वो रद्दी नहीं थी, तुम्हारी जान से ज़्यादा अहम थी जो फ़ाइल। वो इसकी आंखों में देखते गुर्राया। जान से ज़्यादा अहम कुछ नहीं होता, इसलिए अपन को आग में मत फेंक। काशान उसे आग के करीब ले आया था। काशान इसकी आंखें देखते चौंका। इसकी आंखें हल्की सब्ज़ थी। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि वो फ़ाइल मेरे लिए कितनी अहम थी? मैं अपनी पप्पो से वादा कर चुका हूँ। अब बताओ कि अब मैं क्या करूँ? वो इसकी आंखों में देखते एक एक लफ्ज़ चबाते बोला। देखो, तुमने जो कुछ लिखा था वो दोबारा लिख लो। अगर कहोगे तो अपन लिख देगी। तुम पढ़ी लिखी हो? वो उसे तंज़िया नज़रों से देखते बोला। जब यतीम खाने में थी तब पढ़ती थी, इसलिए देख कर लिख सकती हूँ। काशान ने इसकी गर्दन छोड़ी। हुरैन गहरी गहरी सांस लेते कई कदम पीछे हो गई। भागने की कोशिश भी मत करना, वो उसे वार्न करते बोला और दोबारा इस डिटेक्टर का नंबर मिलाया। हुरैन नफ़ी में सर हिलाते दीवार के साथ खड़ी हो गई। हेलो काशान साहब, आपके पास उस फाइल की कोई कॉपी है? नहीं काशान साहब, आप क्यों पूछ रहे हैं? इसका जवाब सुनते इसने आंखें मींचते गहरे सांस लेते दोबारा आंखें खोली। बहुत शुक्रिया, काशान ने बोलते कॉल काट दी। वो अब हुरैन को घूर रहा था। घूर क्यों रहा है? कह तो दिया अपन ने कि तुम्हारा काम दोबारा लिख दूंगी। तुम्हें सच में लगता है कि इससे मेरी कोई मदद होगी? काशान बोला। तुम जो बोलेगा अपन वो कर लेगी, सिवाय जिस्म बेचने के। इसके अलावा बाकी जो भी काम हो अपन कर सकती है। काशान इसकी तरफ बढ़ा और गौर से इसकी आंखों को देखा। इसकी पुप्पो को दिल का मसला भी था। 2 दफ़ा बाईपास हो चुका था, इसलिए डॉक्टर ने इन्हें टेंशन लेने से मना किया था। तुम्हारे माँ बाप कौन है? अल्लाह जाने, मुझे पैदा करके खुद मर गए। इसके लहजे के साथ साथ इसकी आंखों में भी नफ़रत थी। मैं जो कहूँ तुम वो करोगी? हाँ करेगी, लेकिन कोई गलत काम नहीं। चोरी करना अच्छा काम कब से हो गया? अपना पेट भरने को चोरी करती हूँ, वरना अपन को कोई शौक़ नहीं है किसी से कुछ छीनने का। वो बुरा मनाते बोली। ठीक है, फिर तुम्हें मेरे साथ एक मुआहदा करना होगा कि तुम मेरी फुप्पो की बेटी बनकर मेरे साथ चलोगी और इन्हें कभी नहीं बताओगी कि तुम इनकी बेटी नहीं हो। इसका अपन को क्या फ़ायदा होगा? और तेरी फ़ाइल का क्या? इस फ़ाइल में फुप्पो की बेटी का ही पता था, लेकिन चूँकि तुम वो जला चुकी हो तो तुम्हें मेरे साथ मेरी कज़न मतलब कि फुप्पो की बेटी बनकर जाना होगा।
जब तक मुझे इसका कोई इल्म ना हो सके, इसके साथ तुम्हें अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अलगर्ज तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। और जब तेरे को तेरी फूफो की सगी बेटी मिल गई तो मेरा मायदा ख़त्म। हाँ, तब मैं कह दूँगा कि वो सोचते चुप हुआ, फिर कुछ दिमाग में आने पर बोला, कह दूँगा कि पहले डायरेक्टर से गलती हो गई थी, ये आपकी असली बेटी है। मुआहदा ख़त्म होने के बाद भी मैं तुम्हें हर महीने पैसे दूँगा, फिर तुम्हें चोरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हुरैन को इसकी ऑफ़र अच्छी लगी। तो अपन कब तक तेरी कज़न बनकर रहेगी? ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह या फिर 4 माह। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम मुझे ये बात लिख कर दो कि ये काम ख़त्म होने के बाद मुझे हर महीने अच्छे पैसे दोगे। वो बोली, ठीक है। अभी सुबह के 11 बज रहे थे। वो इसीलिए पहले मॉल गया, वहाँ से इसके लिए कपड़े ख़रीदे और दूसरी ज़रूरी चीज़ें। फिर वो ऑफिस आ गया। वर्कर्स हैरानी से उसे एक मांगने वाली के साथ देख रहे थे। हुरैन के हुलिये से सब उसे मांगने वाली ही समझ रहे थे। ये कपड़े पहनो और अच्छे से नहाओ, तुम्हें इंसानों की तरह दिखना है फुप्पो के सामने। अपन अभी भी इंसान ही है। और अहम बात, फुप्पो के सामने तुम तमीज़ से उर्दू बोलोगी। अपुन शपुन वहाँ नहीं चलेगा इनके सामने। देख, अपुन जैसा बोलता है, मैं जैसे बोलती। वो इसकी तस्वीर करते बोला, अपन का यही, मेरा यही। तेरा मसला क्या है? वो झंझलाते बोली, आपका मसला क्या है? वो फिर तस्वीर करते बोला। हुरैन उसे घूरने लगी, ज़्यादा ना सही, लेकिन तुम्हें ऐसे ज़ाहिर करना है जैसे तुम 10 जमातें पढ़ी हो। वो हुरैन की वजह से पूरा जुमला उर्दू में बोल रहा था। अपन 10 नहीं, 5 भी पूरी नहीं पढ़ा। उसे सही से उर्दू भी बोलो कि मैं 10 जमातें नहीं बल्कि 5 जमातें भी नहीं पढ़ी। अब उनसे ऐसा नहीं बोला जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें सही उर्दू बोलने के लिए हर महीने 10,000 ज़्यादा दूंगा। इसकी बात सुनते हुरैन हैरान हुई। पूरे 10,000? हाँ, पूरे 10,000। ठीक है अपन, मैं कोशिश करूँगी। वो खुद ही अपनी तस्वीर करते बोली, बहुत खूब, चलो जाओ अब नहा लो। और हाँ, बाल अच्छे से साफ़ करना। फूफो को शक नहीं होना चाहिए कि तुमने हफ्तों से बाल नहीं धोए। हफ्ते नहीं, महीने, 2 महीने पहले बाल धोए थे अपन मैंने। वो मुस्कुराते हुए बोली, चलो जाओ, शाबाश, अच्छे से खुद को साफ़ करो और आम इंसानों वाले हुलिये में आओ। वो उसे भेजते बोला, फिर अपनी जगह बैठते फ़ोन निकालते कुछ करने लगा। कुछ देर बाद हुरैन वापस आई। वो अब पहले से कदरे अच्छी लग रही थी। साफ़ कपड़ों में मलबूस, अच्छे से धुले धुलाए बाल और साफ़ दांतों के साथ गंदे पर तौलिया फैलाए बाहर आई। काशान ने उसे सड़ता पाँव देखा। ठीक है, अभी एक लड़की आती है, वो बाकी का काम कर देगी। कौन सा काम? वो हैरान होते बोली, तुम्हारे बाल खुश करते ही इन्हें सेट करेगी और चेहरे को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कुछ करेगी। मैं पहले ही बहुत अच्छी हूँ। गलत, ये जुमला गलत बोला है तुमने। मैं पहले ही बहुत अच्छी हूँ, ये जुमला दुरुस्त है। हाँ हाँ, वही, मैं पहले ही बहुत अच्छी हूँ, किसी और की ज़रूरत नहीं है। वो मुंह बनाते बोली और सोफ़े पर बैठने लगी। रुको लड़की, तुम गीले बाल लिए सोफ़े पर कैसे बैठ सकती हो? तो क्या नहीं बैठ सकती? वो उसे सवालिया नज़रों से देखते तेवरी चढ़ाए बोली, नहीं, वही खड़ी रहो जब तक वो लड़की नहीं आ जाती। काशान उसे घूरते बोला। हुरैन ने मुँह बनाया, अस्सलाम वालेकुम पुप्पो। वो कॉल पिक करते बोला, मेरी हुरैन मिली? जी पुप्पो, आपकी हुरैन मिल गई है, बस कुछ ही देर में हम आपके सामने होंगे। क्या सच्ची? खुशी भरी आवाज़ उभरी। जी पुप्पो, मैं सच कह रहा हूँ, बस कुछ देर इंतज़ार करें, फिर आप अपनी बेटी से घर में मिल लीजिएगा। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी, अल्लाह हाफ़िज़ पुप्पो। इसने बोलते कॉल काटी। अगर तुम्हारी पुप्पो अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत करती थी तो उसे खुद से दूर क्यों किया? हुरैन बोली, क्योंकि पुप्पो के शौहर हुरैन को ले गए थे ज़बरदस्ती। इससे पहले हम कोई कार्रवाई कर पाते, वो कहीं गायब हो गया। तुम्हारी पुप्पो की सगी बेटी का नाम भी हुरैन था? वो इस इत्तेफाक पर हैरान थी। हाँ, इसीलिए तुम्हें इनकी बेटी बनने को कहा। झूठे, जब तुमने मुझे बोला था तब तुम्हें मेरा नाम पता नहीं था। ये मैटर नहीं करता। क्या नहीं करता? वो नासमझी से उसे देखते बोली, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर तुम्हारा नाम हुरैन ना भी होता तब भी तुम्हें हुरैन बनकर ही जाना पड़ता। कुछ ही देर में एक लड़की आ गई जिसके हाथ में कुछ सामान था। हुरैन के बाल ड्राई करते इन्हें स्ट्रेट करने लगी, फिर चेहरे पर आए बालों को उतारने लगी। हुरैन खामोशी से उसे देख रही थी। इसके बाद चेहरे पर हल्का हल्का सा मेकअप करने लगी, फिर इसके हाथों और पाँव के नेल काटते इन्हें अच्छे से साफ़ करते उड़ गई। हुरैन अब पहले से ज़्यादा प्यारी लग रही थी। काशान उसे देखते एक पल को पहचान ही ना पाया। इस लड़की ने हुरैन को आईना दिखाया। हाय अल्लाह, अपन कितना प्यारा है, वो बेसाख्ता बोली। हुरैन, सही से बोलो, काशान ने टोका। मेरा मतलब है मैं कितनी प्यारी हूँ। वो आईने में देखते बोली, बहुत शुक्रिया आपका, ये रहा आपका चेक। वो एक चेक इस लड़की को पकड़ाते बोला। वो लड़की शुक्रिया कहते चली गई। चलो अब घर चलते हैं और तमीज़ से बात करना। तुम्हारे बर्ताव और बात करने के अंदाज से पुप्पो को बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए कि तुम सड़कों पर पली बड़ी हो।
ठीक है, ज़्यादा भाषण ना दो, वो हाथ हिलाते बोली। काशान ने उसे घूरा, फिर आगे बढ़ा। हुरैन उसके पीछे ही थी। काशान के पीछे इतनी प्यारी लड़की को देखकर वर्कर्स हैरान रह गए। फिर वो गाड़ी में सवार होते घर चले गए। ये इतना बड़ा घर तुम्हारा है? हुरैन इतने बड़े घर को देखते बोली। हाँ। काशान गाड़ी की तरफ से उतरते बोला, फिर इसकी तरफ का दरवाज़ा खोला। गाड़ी की आवाज़ सुनते पप्पू गेट के करीब आ गई। वो दोनों एक साथ आगे बढ़ गए। हुरैन है, पप्पू बोली। जी पप्पू, ये आपकी बेटी हुरैन ही है। वो इनके कंधों पर हाथ रखते बोला। हुरैन की नाम आंखें देखते कंफ्यूज होने लगी। पप्पू आगे बढ़ी और उनसे गले लगाते रोने लगी। हुरैन कंफ्यूज नज़रों से काशान को देखने लगी। काशान ने उसे पप्पू को है करने का इशारा किया। हुरैन ने भी अपने बाजू उनके गिर्द फैलाया और आज पहली दफ़ा किसी के गले लगी थी। कुछ देर बाद पप्पू पीछे हटी। कितनी बड़ी हो गई है मेरी बेटी, आखिरी दफ़ा तुम्हें 20 साल पहले देखा था। वो इसके चेहरे पर हाथ फेरते बोली। हुरैन ने एक बार फिर काशान को देखा। पप्पू अभी अंदर चलते हैं, आप अंदर जाकर इससे बात कर लीजिएगा। हाँ चलो। वो उसे लिए आगे बढ़ी। वो सब अब लाउंज में बैठे थे। हैदर साहब और मिसेस हैदर, काशान के माँ बाप घर नहीं थे। पप्पू मुसलसल हुरैन को देखे जा रही थी। वो अभी तक एक लफ्ज़ नहीं बोली थी। तुम ठीक थी ना? इस इंसान की वजह से तुम्हें कोई मुश्किल या परेशानी तो पेश नहीं आई? नहीं, मैं ठीक थी। वो बोलते चुप हो गई। वो झूठ बोलने में अच्छी थी, लेकिन वो ज़्यादा बोलना नहीं चाहती थी, इस तरह से कि कहीं वो कुछ गलत ना बोल दे और काशान उसे वो 10,000 ना दे जो सही बोलने पर मिलने थे। अच्छा, पप्पू बोली। तुम्हें भूख लगी होगी, मैं खाना लगाती हूँ अपनी बेटी के लिए। वो मुस्कुराते हुए बोली। वो उठने लगी जब काशान बोल पड़ा। पप्पू आप रहने दें, मुलाजमा लगा देगी खाना। नहीं, मैं अपनी बेटी के लिए खाना खुद लगाऊंगी। वो बोलते उठ गई। मैं तुम्हारी पप्पू से क्या बात करूं? हुरैन इनके जाते आहिस्ता आवाज़ में बोली। वही जो एक बेटी करती है। मेरे माँ बाप नहीं है तो मैं नहीं जानती कि कोई बेटी अपनी माँ से कैसे बात करती है। तुम बस इनके सवालों के जवाब देना, ठीक है? अब वो तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे दोपहर का खाना खा रहे थे। पप्पू साथ साथ बातें भी कर रही थी, कुछ पूछ रही थी और कुछ बता रही थी। हुरैन तो सर जवाब दे रही थी। पप्पू बहुत खुश थी अपनी बेटी के मिलने पर। दिन इसी तरह गुजरते गए। काशान अपने एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मसरूफ़ हो गया। हुरैन और पप्पू सारा दिन घर रहती, एक दूसरे से बातें करती। अब हुरैन भी सही से उर्दू बोलना सीख गई थी। झूठ बोलना तो पहले भी मुश्किल नहीं था, बस इसीलिए करीबन 1 महीना होने वाला था कि पप्पू को शक नहीं हुआ था, जबकि वो इस बात से नावाकिफ़ थी कि जिस दिन वो यहाँ आई थी इससे 2 दिन बाद ही पप्पू ने अपनी तसल्ली कर ली थी। इस रात को गहरी नींद में थी। झोंपड़ी में सख्त ज़मीन और बाहर घूमते लोगों की वजह से वो गहरी नींद में सो नहीं सकती थी। लेकिन अब नरम गरम बिस्तर पर वो गहरी नींद सोया करती थी। पप्पू इसके साथ ही लेटी थी। वो फजर पढ़कर दोबारा लेट गई थी कि एक ख्याल आने पर उन्होंने आराम से हुरैन से कंबल उतारते इसकी शर्ट साइड की थी। इसके पेट पर एक हल्का सा निशान था जो कि इसका बर्थ मार्क था। पप्पू मुतमईन होते दोबारा इसके ऊपर कंबल उड़ा चुकी थी क्योंकि इनकी सगी बेटी के पेट पर भी वैसा ही निशान था। आज इतवार था और इनका घूमने का प्लान था। वो 10 बजे घर से निकली थी और शाम के 6 बजे वापस आई थी। काशान लाउंज में इनका इंतज़ार कर रहा था। कहाँ थी आप दोनों? वो बारी बारी दोनों को देखते बोला। आज हम माँ बेटी सैर करने गई थी, पप्पू बोली। पप्पू आप जानती है ना कि आपको बाहर का खाना मना है? वो नाराज़गी से बोला। कुछ नहीं होता काशान, थोड़ा सा खा लेने से कुछ नहीं होता। आइंदा अगर बाहर जाने का प्लान हो तो मुझे लाजमी बताइएगा, ओके? हुरैन किचन में खड़ी पप्पू के लिए दूध गर्म कर रही थी जब काशान वहाँ आया। तुम्हें यहाँ सिर्फ पप्पू की बेटी बनकर नहीं बल्कि इनका ख्याल भी रखना है। मैं इनका ख्याल रखती हूँ। वो उसे देखते बोली। लगता तो नहीं है तुम सारा दिन अपनी ही मस्ती में होती हो, पप्पू की कोई परवाह नहीं है तुम्हें। काशान साहब, बेशक मैं इनकी सगी बेटी नहीं हूँ लेकिन इनका दिल से एहतराम करती हूँ। वो पहली इंसान है जो बग़ैर किसी वजह के मेरे साथ अच्छा बर्ताव करती हैं, तो फिर इनका ख्याल क्यों नहीं रखूँगी? ठीक है, लेकिन आइंदा इन्हें बाहर का कुछ खाने मत देना। इन्हें गुर्दों की तकलीफ़ है, वो बाहर का खाना नहीं खा सकती। ठीक है, मैं ख्याल करूँगी। वो बोलते दूध गिलास में डालते चली गई। काशान अब दोबारा पप्पू की सगी बेटी को ढूंढने लगा था लेकिन अभी तक इसका कोई नामो निशान न मिला था। रात के खाने पर सब इकट्ठे थे। आज हैदर साहब और मिसेस हैदर भी मौजूद थी। हुरैन के इनसे ज़्यादा बात नहीं होती थी। खामोशी से खाना खाते हुए एक मुकम्मल ख़ानदान लग रहा था, लेकिन दरहकीकत वो सब एक दूसरे से दूर थे। या फिर ये कह लेना बेहतर हुआ कि हैदर साहब और मिसेस हैदर बहुत बिज़ी रहते थे। मैं और हैदर एक दिन 1 महीने के लिए
स्कॉटलैंड जा रहे हैं, मिसेस हैदर बोली। वहाँ क्यों? पप्पू ने पूछा। वहाँ काम है हमें, काम मुकम्मल होने के बाद हम थोड़ा घूमेंगे। अच्छा, वो कहते खामोश हो गई। अगले दिन वो दोनों चले गए और काशान ऑफिस चला गया। जब पप्पू ने हुरैन को बुलाया, जी मम्मा, वो पास आते बोली, इनके पास काफ़ी कपड़े बिखरे हुए थे, आज लॉन्ड्री से कपड़े आए हैं, तुम ये सारे कपड़े काशान के कमरे में रखाओ। वो एक तरफ रख के कपड़ों के ढेर को देखते बोली, जी मम्मा, वो बोलते आगे बढ़ी और वह मुश्किल सारे कपड़े एक साथ उठाते आगे बढ़ी। सीढ़ियाँ चढ़ते इसके कमरे में आई। हुरैन का कमरा नीचे था, पप्पू के कमरे के साथ। पहले कुछ दिनों हुरैन इनके कमरे में रही थी, फिर अपने कमरे में शिफ्ट हो गई थी। दरवाज़ा खोलते इसने सारे कपड़े बेड पर रख दिए, फिर कमरे का जायज़ा लेने लगी। वो पहली दफ़ा काशान के कमरे में आई थी। कमरे का फर्नीचर ब्राउन रंग का था। दरवाजे के सामने बेड रखा था, बेड से दाएं जाने में अलमारी रखी थी, जिसके ऐन मुकाबिल एक खिड़की थी जिस पर ग्रे रंग के पर्दे लटक रहे थे। खिड़की के करीब ही स्टडी टेबल रखा हुआ था। इससे कुछ फासले पर एक सिंगल सोफ़ा रखा था। अलमारी से कुछ फासले पर एक दरवाज़ा बना हुआ था जो कि बाथरूम का था। वो जायज़ा लेते वापस चली गई। रात को अपने कमरे में दाखिल होते काशान हैरान हुआ, इसके बेड पर सारे कपड़े बिखरे हुए थे। ये क्या है? वो बड़बड़ाया। फिर बेड स्टडी टेबल पर रखते नीचे आया। सामने एक मुलाजमा काम कर रही थी। सुने, मेरे कमरे में कपड़े किसने रखे? जी, वो बड़ी बाजी ने हुरैन बीवी को कहा था कि आपके कपड़े रखाए। अच्छा, वो सर हिलाते पलट गया। यकीनन पप्पू ने उसे कपड़े प्रेस करके हैंग करने का कहा होगा, लेकिन वो बेवकूफ़ ऐसे ही रखाई है। काशान वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा था जब पप्पू ने आवाज़ दी। वो अपने कमरे से निकल रही थी कि इनके साथ हुरैन भी थी। जी पप्पू, वो इनके करीब आते बोला, कहाँ जा रहे हो? अभी खाने का टाइम होने वाला है। पप्पू में कपड़े हैंग करने लगा था। कौन से कपड़े? वो हैरान हुई। कोई कपड़े जो ये बेवकूफ़ ऐसे ही मेरे बेड पर रखा ही है। वो हुरैन की तरफ इशारा करते बोला। पप्पू ने हुरैन को देखा। आपने ही तो कहा था कि कपड़े काशान के कमरे में रखाऊं। मेरे कहने का मतलब था कि हैंग कराओ, बाद में मुलाजमा इन्हें प्रेस कर दिया करेगी। ओह, हुरैन बोलते चुप हो गई। चलो जाओ, इसके कपड़े हैंग कराओ। वो हुरैन से बोली। जी। वो बोलते आगे बढ़ी। मैं साथ मदद करता हूँ। वो बोलते चला गया। पप्पू किचन में चली गई। हुरैन ने कमरे में आते काशान को घूरा। वो हैंगर पकड़े बेड की तरफ बढ़ी। काशान खामोशी से आकर इसकी मदद करने लगा। हुरैन ने उसे फिर घूरा। तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? नीचे तुमने मुझे बेवकूफ़ क्यों बोला? क्योंकि तुम हो, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, समझे? वो हाथ में पकड़े शर्ट को ज़ोर से झटकते बोली। तुम हो, क्योंकि तुम्हें पप्पू ने मेरे कमरे में गन डालने का नहीं कहा था। तुम अच्छे से जानते हो कि मुझे इन कामों का इल्म नहीं है, और तुम खुद भी तो कर सकते हो। हाथ तो नहीं टूटे तुम्हारे, बिल्कुल मेरे हाथ बिल्कुल सलामत है, लेकिन तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मैं भी काम नहीं करता। तुम जानती तो हो कि मैं इस घर का अकलौता वारिस हूँ। वो आखिर में जताते बोला। अकलौता? हुरैन तमस्खराना अंदाज में बोली। एक मिनट कही, तुम खुद को सच में पप्पू की बेटी तो नहीं समझने लगी? मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं कौन हूँ। वो उसे घूरते हुए बोली। यही तुम्हारे लिए अच्छा है, कभी भूलना भी मत कि तुम पप्पू की सगी बेटी नहीं हो। वो उसे तनबिया करते बोला। अपन कुछ नहीं बोलती। तुम ये बताओ कि तुम्हारी तलाश कहाँ तक पहुँची? अपन कहने पर काशान ने उसे घूरा। तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि इंसानों की तरह ज़बान इस्तेमाल किया करो? आखिर मैं जानवरों की ज़बान बोलती हूँ तो तुम्हें कैसे मेरी ज़बान समझ आ जाती है? कहीं तुम भी तो जानवर नहीं? वो इस पर तंज करते बोली। अपनी हद में रहो लड़की। काशान उसे घूरते बोला। वो ज़्यादा खामोश रहने वाला इंसान था, लेकिन हुरैन उसे बोलने पर मजबूर करती थी, या ये कह लेना बेहतर होगा कि बहस करने पर मजबूर करती थी। मैं अपनी हद में ही हूँ काशान साहब। आइंदा मुझे कोई फजूल लफ्ज़ ना कहना, वरना क्या कर लोगी तुम? तो मैं तुम्हारी प्यारी पप्पू को तुम्हारी शिकायत कर दूँगी। वो आंखें टपटपाते तपाने वाली मुस्कान लिए बोली। काशान ने उसे दोबारा घूरा। कपड़े हैंग करने के बाद वो मुस्कुराते कमरे से निकल गई। काशान जैसे संजीदा बंदे की बस एक कमज़ोरी थी, और वो थी इसकी पप्पू। आज हुरैन की 20वीं सालगिरह थी। पूरे घर को सजा रखा था। आज तक मेरी सालगिरह कभी इतनी शानदार नहीं हुई। वो किचन के दरवाजे में खड़ी लाउंज में हुई तैयारी को देखते बोली, क्योंकि आज तक तुम कभी इतने आलीशान घर में नहीं रही। काशान इसके पीछे आते बोला। वो किचन में कुछ सामान रखने आया था। सही कहा, अपनी ज़िंदगी के 12 साल यतीम खाने रही, फिर 8 साल सड़कों पर। बोलते इसकी आंखें नम हो गई। वो जानती थी कि ये घर, ये रिश्ते बस कुछ दिन के लिए ही थे। इसके बाद उसे यहाँ से जाना था, लेकिन वो दिल से पप्पू के साथ अटैच हो गई थी। इनसे दूर रहना उसे मुश्किल लगने लगा था। तुम जानती हो कि तुम्हारे सगे माँ बाप कौन है? अगर जानती होती तो इन्हें गिरेबान से पकड़ते पूछती कि अगर पाल नहीं सकते थे तो पैदा ही क्यों किया था?
और अगर पाल नहीं सकते तो मारा क्यों नहीं, ज़िंदा क्यों छोड़ दिया? हो सकता है कि वो दोनों सच में मर गए हों, हो सकता है कि उन्होंने तुम्हें जानबूझकर छोड़ा ना हो। कुछ बच्चे किस्मत की वजह से अपने माँ बाप से दूर हो जाते हैं। तुम ये इसलिए कह रहे हो कि तुम्हारी कज़न गुमशुदा है और तुम्हारी फुप्पो उसे बहुत याद करती हैं, लेकिन हर बच्चा तुम्हारी कज़न जितना खुश नसीब नहीं होता। कुछ बच्चे मुझ जैसे और कोमल जैसे होते हैं जिन्हें इनके घर वाले खुद छोड़ जाते हैं। कोमल कौन? मेरे साथ झोंपड़ी में हुआ करती थी। वो 5 साल की थी जब इसके माँ बाप उसे यतीम खाने छोड़ आए थे, ये कहकर वो उसे पाल नहीं सकते। अगर वो बेटा होती तो अलग बात थी, लेकिन बेटियाँ बोझ होती हैं, इसीलिए वो छोड़ गए। मुझे भी यही लगता है कि मेरे माँ बाप ने भी मुझे इसीलिए छोड़ा होगा, या मैं नाजायज़ होंगी, या फिर लड़की पैदा होना मेरी ऐसी गलती थी जिसमें मेरा कोई हाथ भी ना था। वो बोलते आगे बढ़ गई। वो कहना चाहता था कि बेटियां बोझ इन घरों में होती हैं जहां बेज़मीर मुर्दा लोग रहते हों। अक्ल और शऊर वालों के लिए बेटियां रहमत से कम नहीं होती। लेकिन वो सुने बगैर चली गई। कुछ देर बाद केक काटा गया। वो खुश थी। आज पहली दफ़ा वो अपनी सालगिरह पर ये नहीं सोच रही थी कि वो पैदा क्यों हुई। खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में चली गई, जबकि काशान पप्पो के साथ इनके कमरे में गया। जी पप्पो, आपने क्या ज़रूरी बात करनी थी? वो इन्हें बेड पर लिटाते इनके पास बैठते बोला। तुम्हारी उम्र 27 होने वाली है, शादी कब करनी है तुमने? वो इनकी बात सुनते हैरान हुआ। आज से पहले उन्होंने कभी शादी का जिक्र ना किया था। पप्पो, अभी सोचा नहीं मैंने। अगर किसी को पसंद करते हो तो बताओ, मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर चलती हूँ। नहीं पप्पो, मैं किसी को पसंद नहीं करता, और वैसे भी मुझे अभी शादी नहीं करनी। ऐसे कैसे नहीं करनी? तुम्हारी उम्र हो चुकी है शादी की। अगर तुम्हें कोई पसंद नहीं है तो फिर मेरी पसंद की लड़की से कर लो शादी। काशान इनकी बात सुनते इन्हें हैरान नज़रों से देखने लगा। उन्होंने इसके लिए लड़की कब पसंद की? आपने मेरे लिए कोई लड़की पसंद की है? हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी और हुरैन की शादी हो जाए। इनकी बात सुनते उसे 440 वॉट का झटका लगा। हुरैन से? हाँ, तुम मेरी बेटी के लिए बेस्ट रहोगे और मेरी बेटी तुम्हारे लिए। लेकिन पप्पो, मैं हुरैन से कैसे शादी? क्यों, इससे क्यों नहीं कर सकते? वो 20 साल की हो चुकी है, तुम 27 के होने वाले हो, फिर क्या मसला है? पप्पो, मैंने ही उसे कभी इस नज़र से नहीं देखा। उसे समझ ना आया किस तरह इनकार करे, तो इसमें कोई मसला ही नहीं है। तुम अच्छे से सोच लो। मेरी ख्वाहिश है कि अब मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने रहे। फिर इसके लिए तुमसे ज़्यादा मैं किसी पर भरोसा भी नहीं करती, इसलिए सोचना ज़रूर। और अगर तब भी तुम्हारा दिल ना माना तो मैं बाहर कहीं रिश्ता देख लूँगी। पप्पो, आपके दिमाग में एकदम शादियों का ख्याल क्यों आया? क्योंकि तुम दोनों की उम्रें हो रही हैं। हुरैन की आज नहीं तो अगले 2-3 सालों में शादी करनी ही है, और तुम्हारी भी उम्र 27 होने वाली है, इसलिए मेरी बात पर सोचना ज़रूर। जी पप्पो ताबेदारी से बोलते उठ गया। वो इनका कंसर्न समझ सकता था। खुद इनके साथ किस्मत ने गलत किया था, फिर वो कैसे अपनी बेटी के मामले किसी पर भी भरोसा कर लेती। वो अपने कमरे में आते टहलने लगा। हुरैन को इस घर में आए 2 महीने होने वाले थे। इस तमाम अरसे में काशान जो तंग करने के अलावा वो अच्छी बेटी बनकर रही थी, पप्पो का भी ख्याल रखती थी, लेकिन फिर भी वो इससे शादी नहीं करना चाहता था। उससे अभी तक असली हुरैन का सुराग नहीं मिला था। इसने फिर से प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया था, लेकिन अभी तक कोई मालूमात नहीं मिली थी। वो अब कोई तरीका सोच रहा था जिससे वो पप्पो को इनकार भी कर दे और इन्हें तकलीफ़ भी ना हो। बिजनेसमैन काशान हैदर का दिमाग पप्पो के मामले में काम करना बंद कर देता था। कुछ देर बाद वो कॉफ़ी बनाने के लिए नीचे गया। जब उसे हुरैन के कमरे की लाइट ऑन दिखी। रात के करीबन 11 बजने वाले थे। इसने दरवाज़ा खटखटाते दरवाज़ा खोला। हुरैन लैपटॉप पर बैठी कोई ड्रामा देख रही थी। काशान को इतनी लेट अपने कमरे में आता देख हैरान हुई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अभी तक जाग क्यों रही हो? ड्रामा देख रही थी इसलिए? अच्छा, तुमसे ज़रूरी बात करनी थी। जब वो आ ही गया था तो बात करने में कोई अर्ज नहीं था। कहो। वो लैपटॉप की स्क्रीन गिराते बोली। पप्पो चाहती है कि हम दोनों शादी कर लें हैं? वो हैरान हुई। हाँ, क्योंकि वो अपनी बेटी को किसी अजनबी इंसान को नहीं देना चाहती। लेकिन तुमसे शादी मेरे माहिदे में शामिल नहीं था। वो बेड से उठते हुए बोली। जानता हूँ, इसीलिए आया हूँ कि अगर पप्पो तुमसे इस बारे में बात करें तो इनकार कर देना, क्योंकि अगर तुम इनकार कर दोगी तो कुछ नहीं कहेंगी। तो इनकार तुम खुद भी कर सकते हो। मैंने आज तक कभी इनकी किसी बात के लिए इनकार नहीं किया, तो मैंने भी नहीं किया। मैं इनके साथ 26 सालों से हूँ और तुम 2 महीनों से, इसलिए हमारी बात अलग है। बिल्कुल नहीं, मैं इनकार करके बुरी नहीं बनूँगी, बल्कि तुम खुद इस मामले को ख़त्म करोगे, और वो भी इस तरह के मामा मेरी शादी के बारे में ना सोचें, क्योंकि मेरा मायदा यहाँ रहने का था, ना कि किसी से शादी करने का। बाहर की दुनिया में रहते वो मर्दों से अच्छी खासी बदगुमान थी।
हुरैन मेरी बात को समझने की कोशिश करो, अगर मैंने इन्हें इनकार किया तो इन्हें बुरा लगेगा। एक बात पूछूं? पूछो। तुम अपने माँ बाप की इतनी फ़िक्र नहीं करते जितनी अपनी पुप्पो की करते हो, ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे लिए पुप्पो मेरी माँ का दर्जा रखती हैं। छोटे होते से ही मैं पुप्पो के ज़्यादा करीब हूँ, क्योंकि मामा को हर वक्त अपने बिजनेस और पार्टीज़ की फ़िक्र होती थी। मैं क्या कर रहा हूँ, कैसा हूँ, इन्हें किसकी परवाह नहीं थी, इसलिए पुप्पो ही मेरा ख्याल रखती थी। यहाँ तक कि मेरे माँ बाप ये भी नहीं जानते होंगे कि मैं किस कॉलेज, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। बस इसीलिए मैं पुप्पो के ज़्यादा करीब हूँ और अभी इन्हें इनकार नहीं कर सकता। मेरी 20 साल ज़िंदगी में कभी किसी ने मेरा इतना ख्याल नहीं रखा जितना मामा ने रखा है, तो फिर मैं इन्हें कैसे इनकार कर सकती हूँ? वो भी बेचारगी से उसे देखते बोली, लेकिन हमें कुछ तो करना होगा। हुरैन कुछ सोचने लगी। हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेते हैं, वो काफ़ी सोचने के बाद बोली। काशान हैरान हुआ। तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का कैसे पता चला? इस ड्रामे में वो दोनों अपने घर वालों को खुश करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते हैं। वो लैपटॉप की तरफ इशारा करते बोली। इसकी बात सुनते काशान खामोश हुआ। मतलब कि अगर हम बज़ाहिर शादी कर लें लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो, और जब तुम्हें असली हुरैन मिल जाएगी तो हम ये शादी भी ख़त्म कर देंगे अपने पहले मायदे के साथ ही। इसकी बात सुनते वो कुछ सोचने लगा। तुम्हारा प्लान अच्छा है, फिर हम ऐसा ही करेंगे। अगर पुप्पो ने दोबारा हमारी शादी की बात की तो वो बोला। ठीक है। काशान वापस चला गया और हुरैन बैठते ड्रामा देखने लगी। कुछ दिन सुकून से गुजरे। जब पुप्पो ने दोबारा काशान से शादी का पूछा तो क्या सोचा तुमने? पुप्पो बोली। पुप्पो, आपको यकीन है कि मैं हुरैन के लिए ठीक हूँ? हाँ, मुझे यकीन है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बेहतरीन हो। ठीक है, फिर अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। पुप्पो मुस्कुरा दी। ठीक है, मैं हुरैन से भी पूछ लेती हूँ, फिर तुम्हारे माँ बाप से डिस्कस करूँगी। ओके पुप्पो। इसी रात पुप्पो ने हुरैन से पूछा। इसने भी रजामंदी ज़ाहिर की। अगले दिन वो हैदर साहब से भी बात कर चुकी थी। इन्हें भी कोई एतराज़ नहीं था। अगले कुछ दिनों में वो सारे इंतजाम मुकम्मल कर चुकी थी। आज इन दोनों की शादी थी। हुरैन डीप रेड लहंगे में मैचिंग ज्वेलरी पहने ब्राइडल मेकअप किए बहुत प्यारी लग रही थी। काशान ने ब्लैक शेरवानी जिस पर सुर्ख रंग का काम हुआ था पहन रखी थी। कुछ लम्हों में वो दोनों निकाह के बंधन में बंध चुके थे। रुखसती के बाद हुरैन को काशान के कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। हुरैन का सारा सामान तो पहले ही इस कमरे में आ चुका था। काशान जब कमरे में आया तो हुरैन चेंज किए बेड पर लेटी थी। वो भी खामोशी से अंदर आते फ्रेश होने चला गया। कुछ देर बाद फ्रेश होते वो बाहर निकला और शेरवानी उठाते इसकी पॉकेट से एक डिब्बी निकालते हुरैन की साइड टेबल पर रखी। वो हाथ में फ़ोन पकड़े ना समझी से उसे देख रही थी। ये पहन लेना। क्यों? क्योंकि हमें अच्छे मियाँ बीवी होने का सबूत देना है, वो बोलते दूसरी तरफ आकर बैठ गया। तुम बेड पर सोओगे? हाँ। वो उसे ऐसे देखते बोला जैसे उसे इस सवाल की समझ ना आई हो। मैं तुम्हारे साथ बेड शेयर नहीं करूँगी, वो उसे घूरते बोली। हुरैन, इस कमरे में बेड के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर मैं सो सकूँ। ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे बेड पर नहीं सोओगे बस। तुम ये बेड जहेज़ में नहीं लाई, इसलिए मेरा भी बेड है। एक मिनट, तुम मुझे जहेज़ ना लाने का ताना दे रहे हो? नहीं, मैं मामा को बताऊँगी, देख लेना। कभी ना कभी किसी तरह इन्हें ज़रूर बताऊँगी कि तुमने मुझे जहेज़ ना लाने का ताना दिया है। हुरैन, यार मैं ताना नहीं दे रहा था, वो झंझलाते हुए बोला। वो अब भी उसे घूर रही थी। काशान ने गहरी सांस ली। तुम इससे पहले पुप्पो को कभी कुछ कह सको, मैं इनकी सगी बेटी को ढूंढ लूँगा। पिछले 2.5 महीने से तुम यही कह रहे हो। वो बोलते लेट गई। काशान भी लेटने लगा। जब हुरैन ने इसका तकिया खींच लिया। क्यों तंग कर रही हो? मैंने कहा ना कि तुम मेरे साथ नहीं सोओगे। अच्छा तो फिर कहाँ सो? मुझे नहीं पता, वो लापरवाही से बोली। तुम जानती हो जो बीवी शौहर के आराम का ख्याल ना करे इसकी सज़ा क्या है? वो एहसास दिलाते बोला। शायद तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। वो तपाने वाली मुस्कान लिए बोली। काशान ने गहरा सांस लिया। देखो, मेरा बेड काफ़ी बड़ा है, हम दोनों बासानी एक बेड पर सो सकते हैं। वो तुम्हारा हिस्सा और ये मेरा हिस्सा। वो बेड के दरमियान लाइन खींचते बोला। हुरैन कुछ पल उसे देखती रही, फिर तकिया वापस कर दिया। काशान ने शुक्र का सांस लेते तकिया सीधा किया और लेट गया। वो दोनों बेड पर चित लेटे थे। तुम्हारी तलाश कहाँ तक पहुँची? हुरैन बोली। कुछ दिन पहले डिटेक्टर ने रिपोर्ट दी थी मुझे, तो कहाँ है असली हुरैन? मैं नहीं जानता। मतलब? वो इसकी तरफ देखते बोली। रिपोर्ट के मुताबिक जब 1 साल हुरैन का सगा बाप उसे पुप्पो से छीन कर लेकर गया था, तब 1 दिन बाद इस कमीने इंसान ने उसे एक कोठे पर भेज दिया था। फिर 1.5 साल बाद इसकी मौत हो गई। इसी अरसे में इस कोठे पर पुलिस की रेड पड़ी। वहाँ से हुरैन को बचा लिया गया। फिर उसे एक यतीम खाने में भेज दिया गया। वो तकरीबन 13 साल की थी जब वो यतीम खाने से चली गई। ऑनर के मुताबिक वो मर चुकी होगी, क्योंकि एक 13 साल लड़की इस माशरे में अपना बचाव नहीं कर सकती। वो बोलते खामोश हो गया।
सही कहा, जब मैं यतीम खाने से भागी थी तब मैं भी 13 साल की थी। बहुत मुश्किल था ज़िंदा रहना। तुम क्यों यतीम खाने से भागी थी? वहाँ तुम अच्छे से कह सकती थी, तुम्हें चोर बनने की भी ज़रूरत ना पड़ती। अगर चोर ना बनती तो जिस्म फरोश बनना पड़ता, इसलिए मैंने चोर बनना बेहतर समझा। इसकी बात सुनते काशान खामोश हो गया। जिस यतीम खाने में मैं थी वो पंजाब का अच्छा यतीम खाना है। काफ़ी अमीर लोग वहाँ पैसे देते हैं, लेकिन अंदर क्या हो रहा है कोई नहीं जानता, और जो जानता होता है वो आंखें बंद कर लेता है। वो रात मुश्किल थी जिस रोज़ मुझे एक 40 साल आदमी के साथ भेजा गया। यतीम खाने में एक बूढ़ी औरत थी। इसने मुझे कहा था कि अगर किसी मर्द के साथ महफूज ना महसूस करो तो इससे दूर हो जाओ, क्योंकि वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस 40 साल आदमी के साथ भी मुझे यही लगा। मैं इसके हाथ पर काटते भाग गई। वो मेरे पीछे भागा। मैं बाहर के रास्तों से वाकिफ़ नहीं थी, लेकिन मैं भागती रही क्योंकि मैं खुद को महफूज नहीं कर रही थी। भागते भागते एक पुराना ईंटों से बना घर देखा। वो इस घर में घुस गई। वहाँ एक आदमी था जो शायद सो रहा था। मेरे अंदर आने पर वो चौंका और जल्दी से उठ खड़ा हुआ। लाइट जलाते इससे मेरी तरफ चाकू किया। वो यही समझे थे कि मैं कोई चोर हूँ। एक लड़की को देखते वो चौंक गया था। वो आदमी भी मेरे पीछे ही था। वो अंदर आ गया। इसने मुझे साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन मैं इस आदमी के पीछे छुप गई। इसने मुझे बचा लिया। मौत के खौफ से वो 40 साल आदमी चला गया। कितनी अजीब बात है ना कि लोग मौत से डरते हैं, लेकिन जिससे डरना चाहिए इससे नहीं डरते। फिर इस मसीहा ने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ। मैंने उसे सब बताया। मेरी बात सुनते वो खामोश हो गया। फिर बोला कि मुझे सब राजा भाई बोलते हैं, तू भी आज से मुझे भाई बोला कर। हैरत की बात यह है कि मुझे एक दफ़ा महसूस नहीं हुआ कि मैं वहाँ महफूज नहीं रहूँगी। मैं राजा भाई के पास कुछ अर्से ही रही। इसने मुझे लड़ना सिखाया। इस माशरे में कैसे जीना है ये सिखाया। फिर एक दिन पुलिस की रेड पड़ी और उसे गिरफ़्तार कर लिया गया। वो भी एक मुजरिम था। कत्ल किया था किसी का इसने, लेकिन मेरे लिए वो मेरा मसीहा था। अगर वो ना होता तो मैं भी ज़िंदा ना बचती। उसकी सिखाए तरीक़ों से अभी तक ज़िंदा बची हूँ और अपना पेट पाला है। जब जब कोई मेरी तरफ गलत इरादे से बढ़ता तब तब मुझे अपने माँ बाप से नफ़रत हो जाती। न जाने मुझे पैदा ही क्यों किया था उन्होंने। अगर पैदा कर ही लिया था तो फिर पाला क्यों नहीं। मुझे यतीम खाने देने से पहले सोचना तो चाहिए था कि मैं वहाँ महफूज रहूँगी भी या नहीं, लेकिन नहीं, मेरे माँ बाप को तो बस इतने सर से बोझ उतारना था। वो बोलते ही चुप हो गई। तुम अच्छा भी तो सोच सकती हो। कैसे सोचूं? जिसके साथ कभी अच्छा ना हुआ हो वह अच्छा कैसे सोचे? कुछ बुरा भी नहीं हुआ। तुम रोज़ी की आजमाइश से ज़रूर गुजरी हो, लेकिन अल्लाह ने हर दफ़ा तुम्हारी जान की बख्शी और तुम्हारी इज़्ज़त की हिफाजत की। इस माशरे ने तुम्हें गलत जगह पहुँचाया, लेकिन अल्लाह ने अपने करम से तुम्हें महफूज रखा। मुझे अल्लाह से कोई शिकवा नहीं है, बस अपने माँ बाप से है। वो बोलते चुप हो गई। काशान ने एक नज़र उसे देखा। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे माँ बाप के बारे में जान सकता हूँ। यतीम खाने से हम तुम्हारे माँ बाप का कोई सुराग मालूम कर लेंगे। मुझे इनसे कभी नहीं मिलना। अगर इस दुनिया में मुझे किसी से नफ़रत है तो वो मेरे माँ बाप हैं। इसे लहजे में नफ़रत थी। काशान खामोश हो गया। दिन यूं ही गुजरते रहे। काशान और हुनैन आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहे, लेकिन पप्पो के सामने एक मोहब्बत भरे जोड़े की तरह हो जाते। हुनैन को तकरीबन 5 महीने से वहीदी काशान को अभी तक असली हुरैन का कोई सुराग नहीं मिला था। अब तो उसे भी यकीन हो गया था कि वो मर चुकी होगी, इसलिए इसने हुरैन से बात की। उसे वहाँ हुरैन बन के रहने से कोई मसला नहीं था। अब इन्हें अपनी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ख़त्म करने का कुछ सोचना था। आज वो हस्बे मामूल नाश्ते के लिए नीचे आए, लेकिन सीढ़ियाँ उतरते इन्हें किसी के कराहने की आवाज़ आई। इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर तेज़ी से पप्पो के कमरे की तरफ बढ़े। इनकी तबीयत बिगड़ गई थी। वो इन्हें लिए हॉस्पिटल चले आए। इनके गुर्दे मुकम्मल तौर पर फेल हो चुके हैं। डॉक्टर की बात सुनते वो परेशान हुआ। आपके पास कोई डोनर है? बहुत माजरत के साथ, लेकिन अभी हॉस्पिटल में कोई डोनर नहीं है। आप 2 दिन के अंदर अंदर डोनर का इंतज़ाम कर लें। वो बोल जाने लगे। डॉक्टर, मैं अपना गुर्दा डोनेट कर सकता हूँ पप्पो को? और मैं भी, हुरैन बोली। तुम्हारा इनसे कोई खून का रिश्ता नहीं है हुरैन, इसलिए तुम्हारा गुर्दा मैच नहीं होगा, लेकिन टेस्ट करने में तो कोई हर्ज नहीं है। हो सकता है कि हमारा गुर्दा मैच कर जाए। आप दोनों मेरे साथ आएँ। इससे पहले काशान कुछ बोलता डॉक्टर बोला। वो दोनों एक साथ आगे बढ़े। कुछ घंटों बाद रिपोर्ट्स आ चुकी थी। वो दोनों डॉक्टर के सामने बैठे थे। मिस्टर काशान, आपका गुर्दा 70% मैच हुआ है। वो इसकी रिपोर्ट देखते बोला। ठीक है, फिर आप ऑपरेशन की तैयारी करें। और मेरा? हुरैन बोली। हैरत अंगेज़ तौर पर आपका गुर्दा 98% मैच हुआ है। अमूमन बहन भाइयों का या फिर औलाद का इतना मैच होता है। डॉक्टर की बात सुनते काशान ने हैरत से इन्हें देखा। ठीक है, फिर मैं इन्हें अपना गुर्दा डोनेट करूँगी। हुरैन बोली। ठीक है। अगले दिन इनका ऑपरेशन होना था। काशान बाहर बैठा था जब इसके दिमाग में डॉक्टर की बातें घूमने लगी। ऑनर ने कहा था कि वो 13 साल की उम्र में यतीम खाने से गई थी और हुरैन भी 13 साल की उम्र में ही भागी थी। कहीं ये दोनों एक ही तो नहीं है? वो सोच रहा था। फिर उठा और अपने डायरेक्टर को कॉल मिलाई। उसे सारी बात समझाई, फिर कॉल काट दी। वो अब बाहर इंतज़ार करने लगा। काफ़ी देर बाद
डॉक्टर्स बाहर आए। कैसी है मेरी पप्पो और मेरी बीवी? दोनों ठीक हैं और अभी सो रही हैं। आपकी पप्पो का ऑपरेशन कामयाब ठहरा है। काशान ने बेसख्ता शुक्र अदा किया। रात तक उसे डिटेक्टर भी फाइल्स भेज चुका था। काशान का शक यकीन में बदल चुका था। वो हुरैन ही थी, पप्पो की सगी बेटी, जिसे अगर किस्मत ने दूर किया था तो किस्मत ने मिला भी दिया था। वो मोबाइल हाथ में पकड़े साकित रह गया। वो जानता था कि हुरैन अपने सगे माँ बाप से बहुत नफरत करती है। अब वो उसे कैसे बताएगा कि पप्पो ही इसकी सगी माँ है। कुछ दिन इन्हें घर शिफ्ट कर दिया गया। पप्पो अपने कमरे में थी जबकि हुरैन भी अपने कमरे में थी। काशान आजकल अपने कमरे के बजाय हुरैन के कमरे में होता था। वो इस वक्त बेड पर बैठी हुई थी। पेन किलर खाते आराम आ जाता, फिर दोबारा दर्द शुरू हो जाता था। काशान इसके साथ आ बैठा। हुरैन, तुमने पप्पो को गुर्दा क्यों दिया जबकि मैं भी दे सकता था? तुम्हारा गुर्दा 70% मैच था, इसलिए ऑपरेशन फेल होने के चांसेस थे। फिर भी तुम्हारा पप्पो से खून का रिश्ता नहीं है, मगर तुमने इन्हें अपना एक अज़ा दे दिया। क्यों? क्योंकि वो बेशक मेरी सगी माँ नहीं है, लेकिन वो मुझे अपनी सगी बेटी जितना ही प्यार करती हैं। तुम्हें शायद लगे कि मैं यहाँ रहने के लिए ऐसा कह रही हूँ, लेकिन तुम्हारी पप्पो मुझे मेरी माँ जैसी लगने लगी है। ऐसा लगता है कि मुझे भी एक माँ मिल गई है। बोलते इसकी आंखें नम हुई। जानती हो, पप्पो हमेशा अपनी बेटी को याद करती थी। हम जाकर भी उसे नहीं ढूंढ पाए थे। दिल में एक तसल्ली थी कि वो अपने माँ बाप के पास महफूज होगी, लेकिन फिर हम इन्हें ढूंढते रहे, लेकिन वो नहीं मिले। फिर एक दिन तुम मिल गई हो। खुदा जाने मेरे दिल में ये ख्याल क्यों आया कि तुम्हें हुरैन बनाकर घर ले आऊँ। शायद उसे ही किस्मत कहते हैं। पहले किस्मत ने पप्पो से इनकी बेटी छीनी तो खुद ही लुटा दी। इसकी आखिरी बात सुनते वो कंफ्यूज हुई। मतलब कि तुम ही पप्पो की सगी बेटी हुरैन हो। पप्पो ही तुम्हारी सगी माँ है। उन्होंने तुम्हें छोड़ा नहीं था, बस किस्मत ने तुम दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया था। इसलिए तो तुम्हारा नाम भी कभी नहीं बदला, क्योंकि किस्मत में आप दोनों का दोबारा मिलना तय था। इसकी बात सुनते हुरैन की आंखें मज़ीद नम हो गई। वो पप्पो के मुंह से काफ़ी बार सुन चुकी थी कि वो उसे कितना याद करती थी। देखते ही देखते वो रोने लगी। काशान ने आगे होते उसे एहतियात से अपने कंधे से लगाया। यकीन मानो हुरैन, मैंने पप्पो को हमेशा तुम्हें याद करते देखा है। हम नहीं जानते थे कि इस घटिया इंसान ने तुम्हें बेच दिया है। हमें बिल्कुल इल्म नहीं था कि तुम पर क्या बीत रही है। लेकिन एक बात जान लो कि पप्पो ने कभी तुम्हें नहीं छोड़ा था। वो तुम्हें खुद पालना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने ऐसा ना होने दिया। तुम्हारे साथ जो भी हुआ इसके लिए पप्पो को माफ़ कर देना। इनकी इसमें कोई गलती नहीं थी। हुरैन कुछ कहे बगैर रोती रही। हुरैन पप्पो के गले लगते भी काफ़ी रोई थी। वो तो बौखला ही गई थी उसे रोते देख। उसे बामुश्किल चुप करवाया। इस दिन वो इनके पास ही सोई थी। वक्त का काम है गुजरना, वो गुजर ही जाता है। अब इनके ज़ख़म काफ़ी मनमल हो चुके थे। वो लॉन में टहलकदमी कर रही थी जब काशान भी वहीं आ गया। यहाँ क्यों टहल रही हो? वैसे ही वो रुकते उसे देखते बोली, वो ऑफिस से आया था अभी, मुझे तुमसे बात करनी थी। काशान बोला, कहो। मुझे शादी के मुतालिक बात करनी थी, मतलब कि हमारे रिश्ते के बारे में तुमने क्या सोचा है? मुझे क्या सोचना था, चूँकि अब तुम ही पप्पो की सगी बेटी निकली हो, तो इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को निभाना है या ख़त्म कर नहीं सकते तो निभाएंगे। इसकी बात सुनते काशान ने गहरा सांस लिया। मतलब कि सारी ज़िंदगी मेरा जीना हराम करोगी? वो शरारतन बोला। बिल्कुल सारी ज़िंदगी करूँगी, आखिर अपन से शादी करने का प्लान तुम्हारा था, वो मुस्कुराते हुए बोली। इसकी बात सुनते काशान हंस पड़ा। वो दोनों अब बातें करते अंदर जा रहे थे। ख़त्म शुद्ध। अगर आप लोग को ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें स्टोरी को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।